नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है। कोई भी चार्ज नहीं भैया, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, बड़े ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है भैया। शब्द अलंकार किसे कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जब किसी शब्द के पर्यायवाची प्रयोग करने से पंक्ति में ध्वनि का अर्थ परिवर्तित हो जाए भैया, तो वही हमारा क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। ठीक है, क्या श्लेष शब्द अलंकार नहीं है, क्या विपसा, क्या उपमा या वक्रोक्ति। तो आप कमेंट कीजिए। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से मेरे भाई बहनों ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया भैया। बिल्कुल, आपके माता पिता को प्रकाश क्लासेस का सादर प्रणाम है भैया। ये उपमा जो है आपका, ये शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता, ये कहीं ना कहीं अर्थ अलंकार के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपका आता है। ठीक है, अलंकार के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकाश जिसे भैया गगन भी कहते हैं, क्या गगन भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, क्या अंबर भी कहते हैं, और आसमान भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं भैया। लेकिन दृग, विप्र, व्योम है, इनमें से कौन सा जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये आप कमेंट कीजिए। वेरी गुड भैया, दृग या विप्र। क्या होगा, 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा व्योम। हम आपको बता दें, जो दृग है आपका, दृग को क्या कहते हैं भैया, नयन कहते हैं। क्या, नयन यानी आँख कहते हैं। ठीक है, विप्र की बात की जाए तो विप्र को क्या कहते हैं, जो मेधावी होते हैं भैया, मेधावी छात्र, आप में से ही तो मेधावी छात्र हैं, वही भैया विप्र होता है। है किसे कहते हैं, है कहीं ना कहीं आपका घोड़ा होता है। ठीक है साथियों, घोड़ा यानी अश्व को है कहते हैं। ठीक है, आकाश व्योम की बात करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है भैया। बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपका एग्ज़ाम अदर स्टेट में पड़ा है या अदर डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, तो आप कुछ ना कुछ सामग्री लेके जाते हैं खाने के लिए। तो उस सामग्री को क्या कहते हैं, क्या स्वल्पाहार, पथ्य, पाथ्य या उपहार। उपहार तो जो कहीं ना कहीं आपको इनाम दिया जाता है, वही आपका क्या होता है भैया, वो उपहार होता है। पथ्य बोलते हैं रास्ते को। ठीक है, स्वल्प आहार जो अपने आप खाते हैं, अपने आप खाना। ठीक है, यही कहीं ना कहीं आपका स्वल्प आहार होता है। लेकिन पाथ्य जो होता है वो रास्ते में उपभोग में लाई गई सामग्री होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा यति होती है। यति का मतलब रुकना यानी ठहरना, कौन सी छंद कहा जाएगा। बिल्कुल, 24-24 मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्राएं होती हैं। तो क्या रिरोला होगा, क्या सोरठा, सवैया या कवित्त। कवित्त तो नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम सवैया की बात करते हैं भैया। सवैया क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से, वेरी गुड भैया। यानी जब छंद के चार पद मिलकर
चार पद मिलकर के भैया बिल्कुल अर्थ मिल करके सवैया का निर्माण करते हैं। ठीक है, सोरठा में आपसे अगर मात्राएं पूछी जाएं तो सोरठा में विषम विषम चरण में आपकी 11 11, कितनी 11 11, और सम चरण में आपसे पूछा जाए भैया तो कितनी होती हैं 13 व 11 11 मात्राएं। यहाँ बात कर रहा है 24 मात्राएं हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका रोला की बात कर रहा है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, यानी जो ओष्ठ के द्वारा बोली जाती है वह ध्वनि आपको बतानी है। ला, रा, सा या फा। आप बोल करके देखिए, आप इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो बिना ओंठ हिलाए नहीं बोल सकते। तो एक आप फा एक ओंठ पकड़ के देखिए, नहीं बोल पाएंगे, तो यही आपका फा ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, ओष्ठ से। आपसे साथियों कंठ भी पूछी जाती हैं, तो कंठ में जितने का वर्ग आता है भैया वो आपका किस में, कंठ में आता है। फिर आता है आपका तालु। तालु से बोली जाने वाली यानी जो चा वर्ग से आती हैं ध्वनियाँ वो आपकी तालु से। फिर आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य की बात करता है तो मूर्धन्य में टा वर्ग आता है। ठीक है साथियों, फिर आता है दंत। दंत में आपका ता वर्ग आ जाता है, और आपका फिर पा आता है, सॉरी ओष्ठ आता है। कौन सा साथियों, ओष्ठ आता है। ओष्ठ आपका पा वर्ग आता है। ठीक है, तो आपका जो ओष्ठ है पा में ही तो फा आता है। तो ये बिल्कुल भैया बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर एग्ज़ाम की तैयारी, हर स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में हो सके। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। वाक्य आप 3 के प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, सरल वाक्य जिसमें एक साधारण बात की गई है, वो आपका मीना बाजार जा रही है, तो ये आपका क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य की बात करते हैं जिसमें किंतु, परंतु, ठीक है साथियों, ये वर्ड्स आते हों, वो आपके संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में जिसने, इसने, यह, वह, ये चीज़ें आपकी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल वेरी गुड भैया, यति वाले जो वर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं मिश्र वाक्य में आते हैं। चारपाई शब्द क्या है, क्या यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। आपके रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं भैया। ये तीनों प्रकार के आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द की बात करते हैं। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे मैंने ले लिया भैया नाक। नाक को आप तोड़ेंगे ना और का आ जाएगा, तो नाक, ना ना का कोई अर्थ है ना का अर्थ है, तो ये नाक क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, फिर आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जितनी भी संधियां होती हैं वो सब आपके यौगिक शब्द में आते हैं। जैसे मैंने बात कर दी भैया, जैसे मैंने कहा विद्यालय, विद्यालय, अगर विद्यालय का संधि विच्छेद करूंगा मैं भैया तो क्या आ जाएगा, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का आलय यानी विद्यालय का घर, ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। अब योग रूढ़ की बात करते हैं। जितने भी शब्द जो होते हैं बहुव्रीहि समास होते हैं भैया, वो कहीं ना कहीं आपके योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा एक तो चारपाई, ठीक है, एक मैंने कह दिया भैया लंबोदर, लंबोदर, तो ये भी आपका एक तो बहुव्रीहि समास हो गया और योग रूढ़ हो गया। ठीक है, लंबा है जिसका उदर यानी गणेश भगवान की बात की जा रही है, तो चारपाई शब्द जो हो जाएगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग क्या होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, उपसर्ग बताते हैं भैया, ध्यान से सुनना। ऐसे शब्द जो किसी शब्द में पहले जुड़ करके, कैसे भैया, पहले जुड़ करके अर्थ चेंज कर दें, क्या अर्थ बदल दें, वही आपके क्या होते हैं, वही आपके भैया उपसर्ग होते हैं। एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है भैया वो किसी शब्द में पीछे जुड़ करके अर्थ चेंज कर देता है, तो वो आपका प्रत्यय हो जाता है। तो उप प्लस कार,
क्या पढ़ाई में पढ़ प्लस आई, आई, आई आपका क्या हो गया भैया, प्रत्यय, और पढ़ आपका एक मूल शब्द हो गया। ठीक है, कार एक मूल शब्द है और उप आपका पहले जुड़ा हुआ है तो ये उपकार बन गया भैया, यही आपका उपसर्ग शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, क्या कवयित्री, क्या कवित्री, कवयित्री या कवयित्री। हम आपको बता दें कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, लेकिन इनमें से कौन सा सही लिखा गया है ये आपको कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। प्रकाश क्लासेस कोई भी फालतू की बकवास नहीं करता भैया। जो वीडियो 50 मिनट में बनाई जाती हैं हम उसको 20 से 30 मिनट के बीच लेके आते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा लेंथी नहीं, क्योंकि हम आपके टाइम की वैल्यू को समझते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट होगा, यानी कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है साथियों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों ऐसे शब्दों को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है साथियों, सर्वनाम ये, वह, मैं, तू, ठीक, ये कहीं ना कहीं आपके सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जिसमें निश्चितता हो, क्या, ये तो प्रश्नवाचक, कुछ, अनिश्चयवाचक, कौन, ये भी आपका भैया प्रश्नवाचक, यह, तो यह मेरी पुस्तक है भैया, कहीं निजता यानी निश्चितता दिखाई जा रही है तो यही आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौरवी किस बोली को कहते हैं, क्या मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली को ही भैया कौरवी बोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा का लघुत्तम रूप क्या है, क्या व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण। तो हम आपको बता दें जो भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई वही वर्ण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है। उस्मानकृत चित्रावली का क्या रत्नसेन, मनोहर, सुजान या माधव। तो कौन होंगे आपके, सुजान भैया कहीं ना कहीं उस्मानकृत चित्रावली के नायक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, क्या 8, 10, 9, 11। हम आपको बताते हैं भैया इन्होंने कितने रस बताए हैं वो आप तब तक कमेंट कीजिए। हम ये बताते हैं कि इन्होंने कौन कौन से रस बताए हैं। सबसे पहले एक आपका श्रृंगार, कौन सा, श्रृंगार। फिर आपका आता भैया हास्य, हास्य। फिर आपका करुण, करुण। ठीक है साथियों, फिर रौद्र, रौद्र। ठीक है, फिर आपका बताया इन्होंने वीर, वीर। ठीक है, कहीं फिर भयानक, भयानक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विभत्स, कौन सा भैया, विभत्स, विभत्स। फिर आता है आपका अद्भुत, कौन सा, अद्भुत। ठीक है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या बताई है, ये आपकी 8 बताई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति को किरकर्तव्य मूढ़ी बना देती है। बिल्कुल, किरकर्तव्य मूढ़ जो क्या होता है, हम बात करते हैं भैया जो निर्वस आदमी हो जाता है, यानी किसी काम को करता है और वो उसमें दुविधा ही दुविधा आती रहे तो वो कहीं ना कहीं हार जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाता है कि कर्तव्य मूढ़ बन जाता है, यानी दुविधा व्यक्ति को किरकर्तव्य बना देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से संख्या विशेषण कौन है, यानी संख्यावाचक विशेषता बतानी है, यानी किसी की भी शब्द की विशेषता बताई जाए। भैया मैंने कहा मोहन की, मोहन काला है, मोहन काला है, तो मोहन कैसा है, काला है। या मोहन गोरा है, भैया मोहन गोरा है, लो भैया गोरा है। तो ये गोरा और काला किसकी विशेषता, मोहन की विशेषता ही तो है। तो ये कहीं ना कहीं विशेषताएं होती हैं।
अब संख्यावाची की बात की जाए, जिसमें संख्याओं की बात की जाए, तो काला, रावण, खट्टा, नहीं भैया, ये आपके 7 जो हैं, 7, 4, 5, जहाँ संख्या की बात की जाए वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। कारक कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं भैया। कितने? 8 प्रकार के, समझिए बिल्कुल। पहला, कर्ता ने, कर्ता ने, ये विभक्ति है इधर। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, ये साधन के रूप में, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, यानी अलगाव के लिए, बिल्कुल, अपादान, अधिकरण में आता है आपका में, पर, ठीक है, ये विभक्तियां आपसे पूछी जाती हैं, बिल्कुल। अधिकरण, फिर संबंध जिसमें का, की, के, में, ठीक है साथियों। फिर आता है संबोधन। क्या? संबोधन। संबोधन की बात की जाती है। संबोधन में हे, अरे, ये वाले वर्ड जो आते हैं वो संबोधन में होते हैं। हमसे कहीं ना कहीं अलगाव की बात की जा रही है। अलगाव के लिए भैया ये आपका क्या होता है? अपादान होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये विभक्तियां कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल पूछी जाती हैं। स्टार लगा ला इन पे भैया, बिल्कुल पूछी जाएंगी। वेरी गुड। यानी इन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अलगाव हो रहा है तो अलगाव कहीं ना कहीं अपादान कारक में होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, ऊंट की चोरी निहुरे। निहुरे का अर्थ क्या है? जान जोखिम में डालना। क्या बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते? उदंड व्यक्ति की दुष्टता या किसी की वस्तु दूसरे को देना। तो ऊंट की चोरी निहुरे, निहुरे का अर्थ होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। बिल्कुल भैया, यही इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, पंकज में कौन सा समास है? समास आपके कितने प्रकार के होते हैं? समास जो होते हैं भैया वो आपके कहीं ना कहीं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल, वेरी गुड। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास की बात करते हैं भैया कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल, मैं एक पेज लेकर समझाता हूँ और समास को क्लियर करता हूँ भैया, बिल्कुल सही से समझना। पहला समास आता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है, जिसमें पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौड़ होता है। जैसे एग्जाम्पल, यथा, शक्ति। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और फिर दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका उल्टा होता है, जिसमें आपका पहला पद जो होता है गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें कारक यूज होते हैं, कारक यूज होते हैं, ये ध्यान रखना भैया। तीसरा आपका कहीं ना कहीं आता है तत्पुरुष समास के बाद द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मैंने कहा भैया, दिन और रात, दिन और रात, और योजक चिन्ह भी आता है। वीडियो को पूरा वॉच करना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। ठीक है साथियों, 4 नंबर पे आपका आ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची, यानी पहला शब्द संख्यावाची होगा। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह, संख्या आ गया कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर 5 नंबर पे आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है साथियों, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें किसी चीज की विशेषता बताई जाए। जैसे मैंने कहा भैया महात्मा, महात्मा यानी महात्मा का मतलब क्या होता है? जो महान है आत्मा। ठीक है साथियों, 6 नंबर में आता है आपका बहुब्री समास। कौन सा? बहु
बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाए, किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताई जाए, वही आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मैंने कह दिया दशानन, दशानन यानी 10 है जिसके आनन यानी रावण, तो ये कहीं ना कहीं बहुव्रीहि समास होगा। बिल्कुल वेरी गुड भैया, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया, बिल्कुल। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है, पंकज में कौन सा समास है, पंकज किसे कहा जाता है, यानी कमल को कहा जाता है। तो ये तीसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, तो तीसरे शब्द की विशेषता बहुव्रीहि समास में होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, दूरगामी या दूरदर्शी। जो दूर की सोचने वाली मति होती है उसे दूरदर्शी कहते हैं। दूरगामी बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। प्रत्युत्पन्न मति झट से सोचने वाली, और कुशाग्र बुद्धि जो होती है वो तेजी से सीखने वाला, तेजी से सीखने वाला। ठीक है साथियों, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, क्या करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो कवि बिहारी की बात की गई है, हम आपको बताते हैं भैया करुण रस, बिल्कुल बहुत अच्छे, करुण रस और भक्ति रस, इन दोनों में आप तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है, कबीरदास, इनको ध्यान रखेंगे आपसे अगर पूछा जाए। ठीक है साथियों, और श्रृंगार रस की आपसे बात की जाए तो श्रृंगार रस में जयदेव, जयदेव, ठीक है, मतीराम, ये पूछा गया भैया, मतीराम। ठीक है, फिर बिहारी भी आपके किस में आते हैं, श्रृंगार रस में आते हैं, बिल्कुल। और वीर रस में आपसे पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, बिल्कुल। तो आपके मैंने बिहारी बोला, बिहारी किसके हैं भैया, श्रृंगार रस के हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण है। जूही की कली किसका उदाहरण है, क्या वर्णिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 मुक्त छंद का कहीं ना कहीं ये जूही की कला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द क्या होते हैं ये आप समझिए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उठ करके ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आम्र, दुग्ध, ये आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए, एक शब्द होता है तद्भव। तद्भव कैसा शब्द है, तो तद्भव भैया संस्कृत से उठ करके जो शब्द चेंज होकर के हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वही तद्भव शब्द होते हैं। जैसे मैंने बताया आम्र, आम्र का मतलब आम, दुग्ध, दुग्ध का मतलब दूध। ठीक है साथियों, फिलहाल इसमें से तत्सम शब्द क्या क्या अटारी होगा, अहीर होगा, आँख होगा या अखिल होगा। तो कहीं ना कहीं अखिल ही आपका एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं तत्सम शब्द है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, क्या क्षीण, दुष्ट या पुरस्कार या प्रकृति। तो 25 का राइट आंसर, ये तो सभी को पता होना चाहिए, पुष्ट का दुष्ट नहीं भैया, क्षीण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुत्र को इनमें से क्या नहीं कहते, क्या आत्मज, अपर्णा, तनुज या तनय। तो आपका आत्मज, तनुज या तनय ये सभी कहते हैं, लेकिन अपर्णा भैया नहीं कहते। अपर्णा को क्या कहते हैं एक बार आप कमेंट करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है। दंत वर्ण मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जो दांत से बोला जाता है। टा, टा तो आपका किससे आता है, मूर्धन्य से आता है। ठीक है साथियों, किससे, मूर्धन्य से। चा आपका तालु से आता है, तालु से आता है। और ऊ आपका कंठोष्ठ से आता है, किससे, कंठ प्लस ओष्ठ की बात की जा रही है भैया इसमें। ठीक है, फिलहाल ता वर्ग जो होता है वो दांत से आता है। आपको होमवर्क दे रहा हूँ भैया, जो इनके नीचे जो लगा हुआ है ये क्या है आप कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विद्यार्थी में कौन सी संधि है, ये भी मैंने पीछे बताया, नहीं बताया समझो। बीच में अगर बड़ी मात्रा आ जाए तो वो दीर्घ संधि होती है। वृद्धि संधि की बात करते हैं, अगर इस डंडे के ऊपर दो मात्राएं तो वृद्धि। गुण संधि, अगर इस डंडे के ऊपर एक मात्रा तो कहीं ना कहीं गुण संधि। अगर यड़ संधि या रा ला वाह आ जाए भैया तो ये आपके कहीं ना कहीं यड़ संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये आप कमेंट कीजिए। क्या 6, 8, 9, 7? हम आपको बता दें ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए भैया तो या, रा, ला और वाह, यानी 4 ये होते हैं। ऊष्म की बात की जाए, ऊष्म में आपके कौन से होते हैं, सा, सा और हा, यानी 4 ये टोटल कितने हो गए, 8, तो 8 ही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं। क्या मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या मुक्ति बोध? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, मुक्ति बोध जो हैं लोक मंगल के कवि जाने जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना भैया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। जय हिंद साथियों।